यहाँ पर उपस्थित सभी प्रवक्ता, सभी संभागीय प्रवक्ता और हमारे पत्रकार बंधु, आप सभी को पता है कि चुनावी रण शुरू हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सापरा जी, मेरे भाई हैं। हम लोग एक साथ मिलकर टीवी डिबेट्स में लड़ते हैं। सम्मानित मंच, सबका नाम नहीं ले रही हूँ, और यहाँ पर आए हुए मेरे पत्रकार बंधुओं, आप सबको मेरा प्रणाम। एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इस देश की राजनीति के लिए, मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए, यहाँ की जनता के लिए, आधी आबादी के लिए और 2 करोड़ से ज़्यादा युवाओं के लिए हम चुनाव के मुहाने पर आकर खड़े हैं। और ज़रूरी है कि हम उन बातों पर बात करें जिन पर चुनाव लड़े जाने चाहिए। मेरी थोड़ी बहुत रुचि अर्थशास्त्र में रहती है, तो मैं मध्य प्रदेश के कुछ आंकड़े देख रही थी, वो आपके साथ साझा करती हूँ और फिर आपको अपनी ओर से, आप जानते हैं लेकिन थोड़े विस्तृत रूप में ज़रूर बताना चाहूँगी कि उन आंकड़ों के बेसिस पर, मौजूदा हालात के बेसिस पर हमारे वचन पत्र में क्या है, और उसके बाद आपके सवालों का स्वागत है। मैं एक आंकड़ा देखकर चौंक गई, और वो आंकड़ा है मध्य प्रदेश के ऊपर कर्ज का। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। मतलब आज अगर इस समय एक नवजात शिशु का जन्म हो रहा है मध्य प्रदेश में, उसके सिर के ऊपर 40,000 का कर्ज है। सरकार की आमदनी जस की तस है, खर्चे जरूर बढ़े हैं, आमदनी को बढ़ाने के साधन नहीं बढ़े हैं। इसलिए जो वित्तीय घाटा है सरकार का, वो 54,000 करोड़ पर है। आपने कर्जा खूब लिया, कर्जा लगातार बढ़ाया, 2 सालों में 1 लाख करोड़ कर्ज ले लिया, लेकिन क्या उस कर्ज से सरकार ने निवेश किया? क्या उस कर्ज से सरकार ने अर्थव्यवस्था को दुरुस्त किया? क्या उस कर्ज से सरकार ने रोजगार बनाया? और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, नहीं, सरकार ने ऐसा नहीं किया। उस कर्ज के चलते बड़े बड़े घोटाले हुए, खूब स्कैम किए, आपके सिर पर कर्ज चढ़ता गया, लेकिन आपका भला नहीं हुआ। तो कर्ज बढ़ा, वित्तीय घाटा बढ़ा, और बेरोजगारी का यह आलम है कि 2 करोड़ युवाओं के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। 40 लाख के करीब लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर करते हैं और मात्र 21 को नौकरी मिलती है। मतलब एक नौकरी पर सरकार ने 80 लाख रुपए खर्चा कर दिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज शहरों में चल रहे थे, करीब 17 करोड़ तो उसी पे खर्चा हो गया था। मात्र 21 लोगों को नौकरी मिलती है 40 लाख रजिस्टर्ड लोगों में से। और दिक्कत सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की है। अगर आप ग्रेजुएट बेरोजगार हैं तो आपकी बेरोजगारी का आलम 12% पर है। कम पढ़ा लिखा, 5वीं पास तो फिर भी चलो मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपनी गुजर बसर कर लेता है, लेकिन मध्य प्रदेश में रोजगार के साधन बहुत सीमित हैं। और सरकार ने बड़े औद्योगिकरण के लिए, बड़े निवेश के लिए, बड़े उद्योग घरानों को लाने के लिए, मल्टी करोड़ इन्वेस्टमेंट्स के लिए धेने का काम नहीं किया है, और इस बात का मुझे दुख है। मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि अंततोगत्वा इस सबका फर्क, इस सबका असर आप लोगों पर पड़ता है, आपकी शिक्षा पर पड़ता है। और इसीलिए स्कूल एजुकेशन क्वालिटी के नीति आयोग, जो सरकार का, जो डबल इंजन के दूसरे इंजन की सरकार का संस्था है, उसमें स्कूल एजुकेशन क्वालिटी गिरी हुई है। हेल्थ के मानक में मध्य प्रदेश पीछे है, औसतन आय में मध्य प्रदेश पीछे है। तो सवाल ये उठता है कि कर्जा लिया गया, वित्तीय घाटा बढ़ा, बड़ी बड़ी बातें हुई, खूब जुमले सुनाए गए, आपका भला कहां हुआ? 18 साल का फलसफा यह है कि मध्य प्रदेश में कर्जा अपरंपार है, महंगाई बेशुमार है, जनता का बुरा हाल है, और बेरोजगारों की कोई पूछ नहीं है। ये असलियत है। और इस असलियत को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने कुछ घोषणाएं करी हैं, और हम उन घोषणाओं को अपना वचन कहते हैं, क्योंकि हमारी की हुई बात कांग्रेस का वादा है, किसी का जुमला नहीं। हमने जो वादे राजस्थान में किए थे, जो वादे कर्नाटका में किए थे, जो वादे हिमाचल में किए थे, जो वादे छत्तीसगढ़ में किए थे, उससे ज्यादा बढ़कर पूरे किए हैं। आज जब चुनाव के मुहाने पर हम खड़े हैं
तो राजस्थान सरकार 96% घोषणा पत्र को लागू करके लोगों से विश्वास मांग रही है। राजस्थान सरकार 25 लाख की एक ऐसी बीमा योजना चला रही है जिसको हम सेंटर में आएंगे तो जरूर लागू करेंगे। 500 पे सिलेंडर मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा दाम पर धान की खरीद हो रही है। कर्नाटका में हमने 5 वादे किए थे, गृह ज्योति से गृह लक्ष्मी तक, फ्री बस सेवा तक, उसको हमने पूरा किया। हिमाचल में हमने चुनाव जीता था ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए और हर समस्या से जूझकर हमने उसको पहली कैबिनेट मीटिंग में लागू किया। तो मध्य प्रदेश को एक विश्वास है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की जनता में एक विश्वास है, एक भरोसा है। 18 साल तक छली गई है, मताधिकार को पर डाका डाला गया और अब जनता नीति निर्धारण के लिए कांग्रेस को कमान देने के लिए मन बना चुकी है। और इसी के चलते मैं कुछ चीजों की बात करूंगी जो हमारे वचन पत्र में है। और वचन पत्र का मतलब है ये वचन हम मध्य प्रदेश की देवतुल्य जनता को देते हैं और इन वचनों को जैसे हमने बाकी जगह पूरा किया था यहां पर भी पूरा करेंगे। मैं शुरुआत किसान भाइयों से करना चाहती हूं क्योंकि कृषि का हाल पूरे देश में बेहाल है। असलियत यह है कि किसानों ने अपनी जान दी है ज्यादा खरीद के दाम को लेकर, एमएसपी को लेकर, और इस देश के प्रधानमंत्री को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद मैं बात डबल इंजन की भी करूंगी वचन पत्र के बाद। किसान का गेहूं 2600 पर और धान 2500 का मूल्य कांग्रेस की सरकार देगी और यह हमारा पहला वचन है। हम कृषि ऋण माफी योजना को निरंतर जारी रखेंगे। किसान को सिंचाई हेतु 5 हॉर्स पावर की विद्युत निःशुल्क प्रदान करेंगे। हम इंदिरा गृह ज्योति योजना के माध्यम से 200 यूनिट का बिल हाफ करेंगे और 100 यूनिट तक बिजली का बिल निःशुल्क होगा, उसको माफ करेंगे। यह हमने अपने राज्यों में किया है, अभी कर्नाटक में किया है और अब मध्य प्रदेश में करेंगे। महिलाओं को, इस देश की आधी आबादी को उनके हाथ में डायरेक्ट पैसा मिलना चाहिए और 1500 रुपए प्रतिमाह नारी सम्मान निधि के रूप में देंगे। और यही नहीं, हम उनको 500 का सिलेंडर भी देंगे क्योंकि 1200 का सिलेंडर औरतें खरीद नहीं पा रही हैं और वो अतिरिक्त पैसा वो शिक्षा में, अपने घर में, अपने ऊपर खर्च करना चाहें, ये उनका स्वावलंबन है, ये उनकी इच्छा है। पुरानी पेंशन योजना हमने राजस्थान में, हमने छत्तीसगढ़ में, हमने हिमाचल में लागू करी है और हम मध्य प्रदेश में भी इसको लागू करेंगे। 2005 की पुरानी पेंशन योजना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान ने एक बड़ी क्रांति की है और वही बड़ी क्रांति अब हम मध्य प्रदेश में भी करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा शामिल होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और हम सबको ऐसा लगता है, यहाँ पर बैठे लोगों को, कांग्रेस पार्टी को लगता है आप गरीब हो, आप मध्यम वर्ग हो, आप अमीर हो, अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ गया तो सबके ऊपर वो हैवी दैवी टूट पड़ती है, सब लोग दिक्कत में आ जाते हैं। और इसीलिए 25 लाख की सुरक्षा योजना जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमने अपने एक राज्य में की है, 24 में हम सेंटर में करेंगे, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश की सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए थोड़ी देर बाद बांटिएगा रिलीज, प्लीज उनको बोलिए रिलीज अभी रोक पीछे जरा चुप कराओ सबको। अभी मैंने बोला नहीं है, मैं पूरा ये आपको बताना, ये हम लोग युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए हम जो रिक्त पद है 2 लाख, मैं सारे सवाल लूंगी, पहले अपनी बात करूं। 2 लाख रिक्त पद भरेंगे और युवाओं के लिए एक जॉब्स कैलेंडर तैयार करेंगे जो आज तक किसी भी राज्य ने नहीं किया है। मध्य प्रदेश एक मॉडल स्टेट होगा। आपका नोटिफिकेशन ऑफ गैजेट से लेकर अपॉइंटमेंट लेटर मिलने तक एक जॉब्स कैलेंडर होना चाहिए। तेंदुपत्ते की मजदूरी को हम 4000 रुपए करने की बात कर चुके हैं। स्कूल में निःशुल्क शिक्षा की बात करेंगे। पढ़ो और पढ़ाओ के लिए हम इंसेंटिवाइज करेंगे कुछ पैसा विद्यार्थियों को देकर, जिससे वो स्कूली शिक्षा से जुड़े रहे। हम जातिगत जनगणना इसलिए कराएंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के सिर के ऊपर जो पेशाब करने की घटना सामने आई, उसने इस देश को, मुझे ऐसा लगता है, बहुत अपमानित किया। ये बड़ी बात है। इसके अलावा हम बड़े महानगरों में मेट्रोपॉलिटन प्लान्स बनाने की बात कर रहे हैं और ये सारी बातें हर वर्ग को टच करती हैं। ये महिलाओं को टच करती हैं, ये युवाओं को टच करती है, ये किसानों को टच करती है, ये मध्यम वर्ग को टच करती है। और जरूरी है कि जो भी सरकार बने
वो हर वर्ग की, हर समुदाय की, हर उम्र की, हर तबके की बात करे। और यही वचन पत्र लेकर मैं आपके सामने आई हूं। आपके जो सवाल इस पर हो पहले मैं बोलूंगी और उसके बाद अगर आपके सवाल कोई और होंगे तो लूंगी। मुझे पता है कि आपके सामने हमारे जैसे प्रवक्ता जो आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, वो अपनी बात को दोहराते हैं। कोई और पार्टी का भी आएगा वो भी अपनी बात को रखेगा। आपका रुष्ट होना अपनी जगह है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बात रखने का मौका हमें मिले। इतना लोकतंत्र हमारे और आपके बीच में बना रहना चाहिए। बताइए सर। एक आदमी पूछेगा तो मैं सबका जवाब दे पाऊंगी। सुप्रिया जी, आपने 4 लाख करोड़ के कर्जे की बात कही, ये बात सही है कि उत्तर सरकार लगातार घाटे में है, लेकिन जो आपने जो घोषणाएं की कांग्रेस में, जो चल रहा है रेवड़ी कल्चर, पहले सारी पार्टियां पूछती थी आप पार्टी को कि उसने बिजली फ्री कर दी या पानी फ्री कर दिया। अब सारे राजनीतिक दल जो है रेवड़ी कल्चर में शामिल हो गए हैं। अब आप ही बताइए कि आपकी सरकार अगर बनती है तो ये 500 रुपये का सिलेंडर, ये सब सारी बिजली फ्री, शिक्षा, इसका पैसा कहाँ से आएगा? और 4 लाख। आपका सवाल समझ गई मैं। रेवड़ी कल्चर क्या है? वो रेवड़ी कल्चर कहा जाता है जब 12 लाख करोड़ के ऋण माफ किए जाते हैं, जब 10 लाख करोड़ का बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। वो रेवड़ी कल्चर कहा जाता है जब सरकार एक साल में 5 लाख करोड़ का नुकसान सहती है कॉर्पोरेट टैक्स कट करके। आपका इनकम टैक्स कम हुआ है पिछले 9 सालों में, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स 2 बार कट हो चुका है। आपके आटे और दही पर जीएसटी लग रही है, लेकिन कॉर्पोरेट के लोन माफ किए जा रहे हैं। तब रेवड़ी कल्चर का आर्गुमेंट कहा जाता है। जब गरीब की, किसान की, मजदूर की, मध्यम वर्ग की बात होगी तो रेवड़ी कल्चर का आर्गुमेंट बोला जाएगा। ये रेवड़ी शब्द किसने दिया? प्रधानमंत्री मोदी ने, जो ये कहते नहीं थकते कि उन्होंने 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दिया। अपने घर से लाए थे, भाजपा के कोष से लाए थे, भाजपा के हेडक्वार्टर से लाए थे, अपने नाना जी के यहाँ से लाए थे। अरे देश के किसानों ने अनाज पैदा किया, खाद्य सुरक्षा योजना है। आप देश को इस कगार पर ले आए कि आपको 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है, नहीं तो भूखमरी से लोग मर जाएं। असलियत यह है कि आज भूखमरी में भारत का स्थान 111 नंबर पर है और इस देश की महिला बाल विकास मंत्री को यह पता नहीं है कि अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड डेथ की वजह से वो कैलकुलेट होता है। वो कहती है मैं हवाई जहाज से सुबह से शाम तक यहाँ पे घूम रही थी, मैं खाना नहीं खा पाई तो मैं भी भूखमरी इंडेक्स में आ गई। अरे मैडम, हवाई जहाज की यात्रा करती है, उसमें कोई भी मील ऑर्डर कर लीजिए। ये जो असंवेदनशीलता है, ये लोग रेवड़ी की बात करते हैं। गरीब, किसान, मजदूर, शोषित वंचित समाज के लिए काम करना, सरकारें इसके लिए प्रतिबद्ध होनी चाहिए। अडानी के लिए काम करने वाले लोग रेवड़ी की बात बिल्कुल मत करें। मेरा सवाल अलग है सुप्रिया जी, मेरा सवाल आपसे अलग है। जो टिकट बांटे गए हैं उसके पहले मैं इस पर सवाल लूंगी, फिर मैं टिकट पे आऊंगी। मैं जहां कहीं नहीं रही। मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई में इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि अभी हम लोग, आपके पास इस पर किसी के पास सवाल है, मैं उसमें बात करूंगी। मैं इसी को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। सवाल ये है कि जब कांग्रेस सरकार बनेगी, ये सारी जो आपने योजना है, ये कहाँ से आएगा पैसा? अच्छा सवाल है। ये पैसा अभी भी है, उनका भी सवाल ये था। ये पैसा अभी भी है। 4 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, 2 साल में 1 लाख करोड़ का कर्जा लिया गया। वो निवेश कहाँ हुआ है? थोड़ी खोजी पत्रकारिता आप लोग भी करिए। वो निवेश कहाँ हुआ है? जो 253 बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, वहां पर वो पैसा सक इन कर लिया गया। कोई दूसरी सरकार होती तो पैसे को निवेश करती, रोजगार के साधन बनाती और प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट क्राउड इन करती। इस सरकार ने क्यों नहीं किया? अगर आप कर्ज उठा रहे हैं तो उस कर्ज को निवेश कहां कर रहे हैं, उस पर सब डिपेंड करता है। और इकोनॉमी की थोड़ी बहुत समझ होने के नाते एक वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी होती है। अगर आप लोगों के दाम कम करिएगा, अगर आप उनको बेरोजगारी से और महंगाई से राहत दीजिएगा, उनके हाथ में पैसा आएगा तो वो कंजम्पशन ज्यादा करेंगे। कंजम्पशन ज्यादा करेंगे तो कंपनी वो चीज ज्यादा बनाएगी तो ज्यादा निवेश करेगी, ज्यादा निवेश करेगी तो ज्यादा नौकरी देगी। इसको वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी 101 कहा जाता है। ये शायद शिवराज सिंह जी की सरकार को नहीं समझ में आया। कर्जा लाद दिया गया लेकिन निवेश नहीं हुआ। हम निवेश करेंगे। शिवराज सिंह चौहान बराबर ये बात कह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार आती है कांग्रेस की तो लाडली बहना योजना बंद कर दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान चलिए ये तो मान गए कि हमारी सरकार आ रही है, इसके लिए आपका साधुवाद बताने के लिए। और मुझे पता है वो जहां भी जा रहे हैं यही कह रहे हैं जब मैं चला जाऊंगा तो बड़ा याद आऊंगा। मुझे दुख लगता है उनके लिए। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बता देती हूँ। आज मैं भोपाल से इंदौर आ रही थी
और रास्ते भर में होर्डिंग्स लगी हुई थी, उसमें बड़े से एक मोदी जी नजर आ रहे थे। मैंने बड़ी ढूंढने की कोशिश करी प्रदेश का मुख्यमंत्री कहाँ है, तो 8-10 लोगों के एक झुंड में उनकी भी एक फोटो थी। मुझे दुख हुआ इस बात का। 18 साल से मुख्यमंत्री है, कोई बात नहीं आप उनको साइडलाइन करना चाहते हैं, कोई बात नहीं आप बहुत सारे नेताओं को निपटाना चाहते हैं, लेकिन किसी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा करना मुझे लगता है गलत बात है। मेरे विश्वसनीय सूत्र खैर ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी हो सकता है विधायक का चुनाव भी लड़ने मध्य प्रदेश से, अपने ही चेहरे पर वोट मांग रहे हैं। मुझे लगता है इतना मध्य प्रदेश से मोह है, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए नहीं लड़ना चाहते हैं, वो लड़ना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए। यही काम उन्होंने हिमाचल में किया था, अपने चेहरे पर वोट मांगे थे, सबके सामने जवाब है। यही काम कर्नाटक में किया था, साइडलाइन करके लीडरशिप को, जवाब आपके सामने है जनता का। और इस बार वो फिर ऐसा कर रहे हैं, जनता ने ऑलरेडी मन बना लिया है, अब थोड़ा पुख्ते तरीके से हमें जिताएगी। मैडम,